नमस्कार सभी को। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही राजनीतिक सरगर्मी तेज हो चुकी है। लेकिन उसी दिन 2100 करोड़ रुपए की योजनाओं के ऐलान ने एक तरीके से नया विवाद खड़ा कर दिया है। और सवाल ये है कि तमाम मुद्दे जमीन पे होने के बावजूद क्या बिहार का चुनाव अब बस रेवड़ी कल्चर का एक प्रतीक बन के रह चुका है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे जो सवाल उठ रहे हैं उसमें इस रेवड़ी कल्चर की क्या भूमिका है, नीतीश कुमार की योजनाएं क्या है, प्रधानमंत्री जो लगातार घोषणाएं कर रहे हैं, जिस तरीके से रेवड़ी बांटी जा रही है उसका मेन रीजन क्या है, और इन सब का बिहार की जमीन पे क्या फर्क पड़ रहा है, और आखिर बिहार की जमीन की हकीकत क्या है, इसको भी आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि जिस तरीके से आजकल चुनाव लड़े जा रहे हैं, बात केवल बिहार की नहीं है, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो। दरअसल हम एक ऐसे मोड़ पे आके खड़े हुए हैं जहां लोकतंत्र और लोक लुभावन की राजनीति आमने सामने खड़ी है। पूरा तंत्र बस लोगों को लुभाने में रहता है, वो भी बस चुनाव के महीनों में। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का तो ऐलान हो चुका है। 4 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने पूरा कार्यक्रम घोषित किया। लेकिन यहाँ पे दिलचस्प बात ये रही कि उसी दिन उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस से 1 घंटे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने 21 लाख महिलाओं के खातों में 2100 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए। अब ये सवाल पूछा जा रहा है, ये सवाल उठ रहा है कि क्या ये मदद है या इलेक्शन टाइम पर फेवरेट रेवड़ी कल्चर का एक नया अवतार है। और ऐसा नहीं है कि ये अवतार जस्ट अभी अवतरित हुआ है, कई चरणों में प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार ने इसको खूब भुनाया है। और जिस हिसाब से पैसे बांटे जा रहे हैं, बिहार के टैक्स पेयर का पैसा जिस तरीके से केवल एक समझ लो आप चुनाव में घूस देने के लिए लुटाया जा रहा है, ये बता रहा है कि सरकार कितने प्रेशर में है और दिखा रहा है कि चुनाव आयोग कैसे इन सारी चीजों पे चुप होकर अपनी निष्पक्षता का खंडन खुद ही कर रहा है। 26 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बिहार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत लगभग 7500 करोड़ रुपए की राशि 75 लाख महिलाओं के खाते में भेजी थी। और उसके कुछ दिन बाद 3 अक्टूबर को मुख्यमंत्री द्वारा 2500 करोड़ के और फंड ट्रांसफर किए गए थे। इसका मतलब आप समझिए, 3 घोषणाएं की गई, 3 तारीखों में किया गया और तीनों की टाइमिंग चुनाव से ठीक पहले की है। ऐसे में जिन जनता को, जिन लोगों को ये पैसे मिल रहे हैं ना, वो भी पूछ रहे हैं कि ये लोकतंत्र है या इलेक्शन का बोनस स्कीम है। और सवाल इसलिए भी गहरा है क्योंकि रेवड़ी कल्चर शब्द खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ साल पहले दिया था और तब उनका मानना था कि सरकारी खैरातें लोकतंत्र के दीर्घकालिक स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। लेकिन अब जब अपनी खुद की कुर्सी डगमगाती हुई दिख रही है, अपनी स्थिति बिहार में खराब है, तो चुनाव के ऐलान से ठीक पहले, ठीक 1 घंटे पहले सरकारी कोष से हजारों करोड़ों रुपए जनता में बांटे जा रहे हैं। सरकार का दावा यह है कि ये पैसा दरअसल महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की ओर एक कदम है। लेकिन सवाल यह है कि ये कदम क्यों चुनाव से ठीक पहले या जब चुनाव की तारीखें घोषित होती हैं तब आपको याद आता है। तो हम क्यों ना माने कि ये पैसा दरअसल वोट खरीदने का एक खुली टेक्निक बन चुका है। कांग्रेस और राजद के नेताओं का कहना है कि अगर 4 बजे आचार संहिता लगने ही वाली थी तो 3 बजे इतनी बड़ी रकम बांटना नैतिक रूप से कैसे सही हो सकता है। और यहीं से सवाल उठता है चुनाव आयोग की न्यूट्रलिटी पे। इतनी बड़ी रकम खुलेआम बांटी जा रही है, वो भी चुनाव के अनाउंसमेंट से 1 घंटे पहले तक। तो ये किस तरीके से सही है, ये तो ज्ञानेश कुमार ही बता पाएंगे। हालांकि वो कितना सवालों का जवाब देते हैं ये अब तक हम सभी को पता चल चुका है। खैर, इसके अलावा एक जो नया अपडेट है वो ये है कि बिहार में इस बार केवल 2 चरणों में मतदान होगा। ज्ञानेश कुमार जी का मानना ये है, उनका आप तर्क देखिए, उनका कहना यह है कि बिहार क्योंकि एक शांत राज्य है इसलिए हमें यहाँ पे चरण बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इससे पता चलता है कि ज्ञानेश कुमार का जो ज्ञान है वो डायरेक्टली आता कहाँ से है, क्योंकि यही बयान एनसीआरबी के आंकड़ों से बिल्कुल मेल नहीं खाता है। बिहार अब भी देश के टॉप 5 राज्यों में से है जहां पे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सबसे ज़्यादा शिकायतें दर्ज होती हैं। और ज्ञानेश कुमार को बिहार एक शांत राज्य दिख रहा है, इसीलिए वहां पे उनको चरण बढ़ाने की जरूरत नहीं है। खैर, चुनाव आयोग की इस कदम को लेकर कई राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना यह है कि ये कदम भी बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए उठाया गया है, क्योंकि नीतीश कुमार इस कंडीशन में नहीं है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रैलियां करें, लोगों को संबोधित करें। तो उनका लोगों के बीच में प्रेजेंस कम रखने के लिए बीजेपी को भी ये बात सूट करती है कि कम से कम चरणों में चुनाव को खत्म किया जाए। 2 चरणों का चुनाव विशेष रूप से सीमांचल जैसे इलाकों के लिए फायदेमंद साबित होगा, जहां पे सत्तारूढ़ दल पहले से मजबूत स्थिति में है। अब बात करते हैं बिहार के वोट पैटर्न की। दोस्तों, पिछले 2 दशकों में बिहार में जाति समीकरण और सरकारी योजनाएं दोनों ने मिलकर मतदान को काफ़ी हद तक प्रभावित किया है। नीतीश कुमार की महिला सशक्तिकरण योजनाएं जैसे कि साइकिल योजना, जल जीवन हरियाली और अब महिला रोजगार निधि, इन्होंने पहले भी बड़ा राजनीतिक फायदा नीतीश जी को पहुंचाया है। लेकिन इस बार लोगों का मानना है कि अब की कल्याण नीति और कैश ट्रांसफर की सीमा पार हो चुकी है। एक सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट ने लिखा है कि अगर हर चुनाव से पहले हजारों करोड़ों रुपए बांटे जाएंगे फिर तो लोकतंत्र धीरे धीरे एक बिडिंग में बदल जाएगा।
और जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि 4 बजे इलेक्शन की डेट अनाउंस होती है, 3 बजे तक महिलाओं के अकाउंट में पैसे डाले जा रहे हैं, तो टाइमिंग का गेम आप समझ सकते हैं। लेकिन टाइमिंग का गेम केवल यहीं तक सीमित नहीं है। आप थोड़ा सा संदर्भ को समझिए। बिहार में हाल ही में अभी SIR का पूरा प्रक्रिया चला था, उसके बाद राहुल गांधी ने किस तरीके से वोट अधिकार यात्रा निकाली थी, ये भी हमने देखा। मतदान सूची में संशोधन के नाम पे ये विवाद सुप्रीम कोर्ट तक गया हुआ है, अभी भी इसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। लेकिन चुनाव आयोग ने ऐलान उसी से ठीक पहले कर दिया है। और इसमें टाइमिंग का खेल ये है कि संविधान के आर्टिकल 329 के अनुसार एक बार चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद अदालत उसमें दखल नहीं देती है। यानी चुनाव की घोषणा होते ही SIR विवाद सुप्रीम कोर्ट के हाथ से निकल गया और चुनाव आयोग ने बड़ी चालाकी से डेट अनाउंसमेंट सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले कर दिया, ताकि अदालत की टिप्पणी अप्रासंगिक हो जाए। इसीलिए इस टाइमिंग पे सवाल तो उठना है कि क्या डेट का अनाउंसमेंट बस कार्यक्रम की जल्दबाजी थी या एक तरीके से एक लीगल सील्ड स्ट्रेटजी बनाई गई है। अब चुनाव आयोग तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार चुनाव को मदर ऑफ ऑल इलेक्शन कह रहा है, लेकिन सवाल ये है कि इतनी मैनेजमेंट में जो इलेक्शन हो रहा है, आप इसको कैसे मदर ऑफ ऑल इलेक्शन कहोगे? क्यों कहोगे? क्योंकि आपने यहाँ पे SIR की प्रक्रिया सफलतापूर्वक कर लिया है, जिसको आप पूरे देश में लागू करोगे, या फिर इसलिए करोगे कि जहाँ सरकारी योजनाओं के नाम पे चुनाव के अनाउंसमेंट से 1 घंटे पहले करोड़ों रुपए डायरेक्ट लोगों के खातों में भेजे जा रहे हैं, या फिर इसलिए करोगे क्योंकि आप विपक्ष को लेवल प्लेइंग फील्ड से पूरी तरीके से बाहर कर दे रहे हो, या फिर इसलिए आप इसको मदर ऑफ ऑल इलेक्शन कह रहे हो क्योंकि यहाँ पे जनता के पास असली में पसंद का कोई विकल्प बचता नहीं है। और राजनीतिक पहलू के अलावा इसका एक आर्थिक पक्ष भी है। अगर आप केवल सितंबर अक्टूबर में बिहार में जो योजनाओं के तहत पैसे ट्रांसफर किए जा रहे हैं उसकी रकम देखोगे तो आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। लगभग 12,100 करोड़ रुपए अभी तक ट्रांसफर किए जा चुके हैं और ये रकम राज्य के सालाना सामाजिक कल्याण बजट का लगभग 35% है। अगर ऐसी घोषणाएं हर चुनावी साल में होंगी तो बिहार की वित्तीय हालत पे क्या असर पड़ेगा, आप सोच के देखिए। सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं तो राजनीति इस पे भले ही मुफ्त में की जा रही हो, सरकारी खजाने का पैसा उड़ा के बस अपने आप को सत्ता में बैठाना है, लेकिन ये फ्री बीज का जो खर्चा है इसको इवेंचुअली जनता ही उठाती है। ये पैसा आखिरकार टैक्स दाताओं, स्टेट डेट और ग्रोथ फंड से कटता है। IMF की एक रिपोर्ट बताती है कि भारत में प्री इलेक्शन सब्सिडीज एंड ट्रांसफर का जो खर्च है ये पिछले 2 राष्ट्रीय चुनाव के दौरान लगभग 24% बढ़ा है। और ऐसा नहीं है कि ये ट्रेंड केवल बिहार तक सीमित है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हर जगह यही पैटर्न देखने को मिल रहा है। 10,000 रुपए आप किसी महिला के अकाउंट में डाल के क्या आप उसको आत्मनिर्भर बना देंगे? तो इसका जवाब है नहीं। वन टाइम इनकम इफेक्ट लॉन्ग टर्म में एम्पावरमेंट नहीं लाता है। 10,000 से कोई अस्थायी रोजगार नहीं बनता है। ये रकम कुछ हफ्तों के लिए राहत जरूर दे सकती है, पर लॉन्ग टर्म में आपके लिए रोजगार का जरिया बने इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। और जो पैसा किसी महिला को 1 हफ्ते या 1 महीने के लिए राहत दे सकता है, उसी पैसे से सरकार अपने लिए दरअसल 5 साल की सरकार खरीदना चाहती है, क्योंकि इनको लगता है या इनका ये विश्वास है कि जनता की याददाश्त जो है वो बहुत छोटी होती है। इसीलिए चुनाव से ठीक पहले की जो स्कीमें होती हैं, जो पैसा ट्रांसफर किया जाता है, उसका वोटिंग बिहेवियर में बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। आपको याद होगा मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना, राजस्थान में मुख्यमंत्री गारंटी योजना, तेलंगाना में कोई बंधु करके योजना थी। मतलब हर जगह सरकारें चुनाव से पहले डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को अब एक हथियार की तरीके से इस्तेमाल कर रही हैं। बिहार में भी उन्हीं रास्तों को चुना जा रहा है। बस एक्सट्रीम ये है जिस दिन चुनाव की तारीखों का ऐलान हो रहा है उस दिन तक पैसे को बांटा जा रहा है। ऐसे में इसको रोकने का, लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने का ये सारा काम चुनाव आयोग का था। क्योंकि अगर सरकारी भरोसे पे, सरकारी पैसे पे, सरकारी प्रचार पे ही वोट मांगना है, मतलब जनता का पैसा ही जनता में लुटा के अगर आपको सरकार में वापस आना है, तो फिर विपक्ष के पास आखिर बचता क्या है? बिहार जैसे राज्य में जहां शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्योग का ढांचा पहले से ही कमजोर है, ऐसे में हजारों करोड़ चुनावी ट्रांसफर का आखिर मतलब क्या है? इससे तो राज्य के विकास पर और ज्यादा बोझ बढ़ेगा, ऋण चुकाने में और ज्यादा मुश्किलें होंगी और जनता को क्या मिलेगा? दोस्तों, अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको क्या लग रहा है, क्या ये रेवड़ी कल्चर भारत के लोकतंत्र का नया चेहरा बन चुका है, या आपको लगता है कि जनता अब इतनी समझदार हो चुकी है कि वो 10,000 की खुशी से ऊपर उठ के अपने भविष्य को लेके वोट डालेगी? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में।